जारी है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। खबर क्या है? खबर जो है वो मुकेश चंद्राकर के हत्या को लेकर के खबर है। ये भयानक हत्या, जिस दिन से मैंने ये हत्या का मामला सुना है, न मैं विपक्ष का डिबेट ले रहा हूँ न पक्ष का डिबेट ले रहा हूँ, मैं किसी का चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं चर्चा सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों की करूँगा, उन पत्रकारों की करूँगा जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है या फिर जिनको बहुत परेशान किया गया है। क्यों परेशान किया है? खबर चलाने को लेकर के परेशान किया गया। इतना ज़्यादा परेशान कर दिया गया है कि बताया नहीं जा सकता कि कितना परेशान पत्रकारों को किया जाता है, क्यों किया जाता है। और एक बात बता दूं, पत्रकार स्वतंत्रता कहीं किसी भी देश में अच्छे से नहीं है। पत्रकार स्वतंत्र होकर कर न कुछ लिख सकता है न कुछ छाप सकता है। अगर छापा तो उसकी हत्या हो जाएगी। इसका ताज़ा सबूत, ताज़ा एकदम तरोताज़ा सबूत मुकेश चंद्राकर की हत्या है। ये हत्या इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक बड़ा भ्रष्टाचार उजागर किया। पर ऐसे ही एक पत्रकार की और आप बीती सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, बताऊंगा कि वो पत्रकार की आप बीती क्या है। मुकेश चंद्राकर खैर सुर्खियों में थे, पर कुछ पत्रकारों पे एफआईआर दर्ज होती है, 10-10, 12-12 महीने जेल में रहते, पर हेडलाइन नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि बाकी अखबार वाले इंटरेस्ट नहीं लेते या चैनल वाले इंटरेस्ट नहीं लेते, और वो हो सकता है उनके लिए बड़ा मुद्दा ना हो, पर हमारे लिए है। क्यों? क्योंकि जब बात निकल गई है तो हर पत्रकार की बात होना चाहिए। मेरे साथ कुमार जितेंद्र जी स्टूडियो में। कुमार जितेंद्र जी है जो बताएंगे कि किस तरीके से उनके ऊपर हमले हुए, किस तरीके से चीज़ें हुई और चीज़ों को लेकर के क्या कुछ रहा। कुमार जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या कुछ था, क्या कुछ बातें हुई, आपके ऊपर भी गंभीर आरोप लगे, आपके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर के बाद सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी आप बीती बता दीजिए। बताइए कुमार जितेंद्र जी। सबसे पहले तो मैं जम्मू छत्तीसगढ़िया ला जय जोहार, और साथ ही पत्रकार भाई बहुत अच्छा विषय निकाले हैं और बोले हैं कि कोई छप जाता है, कोई छिप जाता है, और इस बात पर जो है अगर चर्चा, अगर शुरुआत की गई है तो दरअसल हम सिर्फ खुद के मुद्दे को ना देखते हुए उस बात पर भी जिक्र करेंगे, उस बात को भी उठाएंगे कि कैसे सरगुजा में एक न्यूज़ के कार्यालय में बुलडोजर चल जाता है, एक कैसे पत्रकारों के टीम के गाड़ी में गांजा रखा जाता है, कैसे पत्रकारों के घर में बुलडोजर चल जाता है और उसके बाद कोई सूद लेने वाला नहीं होता है। एक कहावत है, बड़ी अच्छी कहावत है, और बताइए। गाने में उसे तब्दील किया गया है कि दुनिया में इतना गम है कि मेरा गम कितना कम है। दरअसल आज मैं मुकेश भाई को जो है श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि उन्होंने शहादत को चुना था, शहादत के रास्ते को चुना था। आज वो शहीद कहलाने लायक है। आज जो है पूरा देश, छत्तीसगढ़ ही नहीं भाई साहब, पूरा देश उनको जो है एक शहीद के नाम पर जो है जाना जा रहा है। मैं उनको जो है नमन करता हूं, उनकी आत्मा को नमन करता हूं, और ये मैं छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए, पूरे भारत के वासियों के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं भी मुकेश हूं, मुझे कब मारोगे। बड़ा बात कर रहे हैं। नहीं, आप बोल सकते हैं बड़ा बात है, लेकिन मैं भी मुकेश हूँ, मुझे कब मारेंगे, क्योंकि इनकी पत्रकारिता में भी निडरता देखने को मिली है, इनके पत्रकारिता में भी सच्चाई देखने को मिली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 10 से 12 महीने जेल में काटे हैं। सोचिए, उस जेल में जिसमें कोई गुनाह नहीं था, गुनाह क्या था? सच दिखाना, सिर्फ यही गुनाह है। और इसी गुनाह की सज़ा जो है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। इसी गुनाह की सज़ा जो है वो या तो हत्या हो जाएगी, या तो जेल हो जाएगा, या फिर गुंडे आकर के मार करके चले जाएंगे। कहिए, आप अपनी बात रखिए। देखिए, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि दरअसल पत्रकार जब अपनी कार्यों के लिए, काम के लिए निकलते हैं तो वो अपने काम के लिए नहीं निकलते, बल्कि जो है एक योद्धा की तरह जो है घर से निकलते हैं, एक सेना की तरह घर से निकलते हैं कि कब उनके ऊपर जो है आक्रमण हो जाएगा वो नहीं जानते। और उनके पास ये वीवीआईपी जैसा सुरक्षा भी नहीं रहता है, शायद नहीं, ये कन्फर्म है कि नहीं रहता है। तो अब सोचे कि उस कमियों खामियों के बीच जो है किस तरह जो है
लोगों की आवाज बनता है पत्रकार। लोगों की आवाज बनने के बाद जो है सरकार को एक आईना दिखाता है कि यहाँ पर छोटा सा तिल है, उसको जो है आप, या छोटी सी खामियां हैं उसको आप बदल लीजिए। ये बदनुमा दाग की तरह दिख रहा है। पर मैं एक रोक के एक सवाल पूछ लूँ जी, आपसे। बोलिए। मैं ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या हमने सरकार की गलती गिनाना ये गुनाह है? एक पत्रकार हमेशा आईने का काम करता है, उसे लगता है वो, अगर पत्रकार गलती नहीं बताएगा नेताओं को, मंत्रियों को, सरकारी अफसर को, तो फिर गलती बताएगा कौन? दरअसल जिस काम के लिए हम बने हैं वो काम ही कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। और रही बात, जब हम शहीद का दर्जा दे चुके हैं तो इसी बात के लिए अंसारी जी, मैंने जो है इस वाक्य को बोला था कि मैं भी मुकेश हूं, मेरी कब हत्या होगी, देखना इसी बात पे है कि आखिरकार मेरी हत्या क्यों होती है। स्लोगन आज मैंने शुरुआत नहीं की है भाई साहब, न जाने कितने बार मुझ पर हमले हुए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं है, लेकिन आज तक पुलिस के आंकड़ों में किसी प्रकार का कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। उनके हिसाब से सारे हमले जो है मनगढ़ंत है। मनगढ़ंत बाहर रहते आप गढ़ सकते हैं, जेल में रहते हुए कैसे मनगढ़ंत आप जो है अपने ऊपर हमला करवा सकते हैं? और वो हमलवार जिसके विरुद्ध में आप खबर चलाए हों, और वो स्थान जो कि न्यायालय की मूर्ति कहे जाने वाले न्यायाधीश वहां बैठते हैं, कैसे आप बोल सकते हैं कि वहां पर आप जो है षड्यंत्र कर सकते हैं? न्यायाधीश के कैंपस के जस्ट बाहर में मेरे ऊपर जब हमला हुआ, बावजूद उसके सरकारी आंकड़ों में वो दर्ज है। सोचिए कि एक मुजरिम, पुलिस की कहानी के अनुसार कि एक मुजरिम जब जेल से निकलता है तो कहां जाता है? सीधे न्यायालय जाता है। पेशी उसका नाम बताया जाता है, पेशी में जा रहा है भाई। जब पेशी में जाता है तो न्यायालय में उसके ऊपर हमला होता है। कहां है सरकार के पास आंकड़ा? है आंकड़ा तो बता दे कोई कि हाँ भाई हमारे पास में आंकड़ा है। जेल से हमने पत्र लिखा कि इस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, आज तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ। भाई साहब, सरकारें आने जाने वाली, आते जाते रहती हैं, लेकिन उनका एक ही सूत्र रहता है, दमनकारी नीति। और दमनकारी जब तक नीति रहेगा तब तक पत्रकार जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। तो सीधी सी बात यह है, आपने जितना हिला हवाला किया, जितने बार बोला कि हम जो है पत्रकार सुरक्षा कानून ला रहे हैं, हम लोग गए भी थे, आज ला रहे हैं, कल ला रहे हैं। हाँ जी, आप उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं। मैं भी साथ में था, हम सब साथ में थे। छत्तीसगढ़ राजधानी से लेकर के देश की राजधानी दिल्ली तक हम इसकी गुहार लगाए हैं। और प्रदेश प्रभारी जो है पीएल पुनिया थे पहले बीते सरकार के, उनके सामने भी जो है प्रत्यक्ष रूप से हमने रखा कि इस तरह जो है पत्रकारों के साथ में जो है दमनकारी नीति अपनाई जा रही है, तो क्यों ना पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाए। ढांचा रख दिए, बिना हड्डी का, बिना सर का, बिना पैर का एक ढांचा रख दिए, बावजूद उसके कितने पत्रकार उनको वाहवाही तले ताली ठोक दिए। पत्रकारी उनसे ये सवाल नहीं पूछ पा रहे थे सरकार से। हम लोग तो पूछ रहे थे, आप तो पूछ रहे थे, हम लोग साथ में गए थे कि पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगा। तो पीएल पुनिया जी का कहना था सरकार 5 साल के लिए, अभी 5 साल हो गए क्या? पर हमारे ही पत्रकार भाई, हमारे लोग सोचे नहीं अंसारी जी, जो आप बात बोल रहे हैं उसी बात को मैं पूरा करना चाहूंगा जी। ये बताइए दुलार जी कि जब यही बात जो है कांग्रेस भी कर रही थी, आज सत्ता में बैठे हुए जो मुखिया हैं वो भी इस बात को बोल करके टाल रहे हैं। आवाज यदि कहीं धुआं उठा है तो ये धुआं नहीं है भाई साहब, ये मौत का जो है खून जो बहा है ना, उसका रक्त जो है जवाब मांगना चाह रहा है, उसका रक्त जो है हिसाब मांगना चाह रहा है, उसका रक्त जो है बोल रहा है पूरे छत्तीसगढ़ से कि आखिरकार न्याय कब।
न्याय के लिए सरकार कह रही है कि हम एसआईटी गठित कर लिए, हम जांच कराएंगे, चीजें कराएंगे, पर मैं बोलता हूं जो मर गया उनके साथ शहीद मुकेश चंद्राकर जी के साथ न्याय एक बार हो जाएगा, पर वो कब न्याय होगा? जो लोग जिंदा है, जिन पे आशंका है हमले की, जिन पे ये आशंका है कि आज नहीं तो कल हमला हो सकता है, उन लोगों के लिए न्याय के लिए कैसे? इसी बात को मैं रख रहा हूं कि यदि छत्तीसगढ़ में बोल रही है सरकारें कि हम जो है पत्रकार सुरक्षा कानून धरातल में लाएंगे, तो भाई कब लाएंगे? उसका डेडलाइन कब तैयार होगा? अभी हमारे जो देश के गृह मंत्री हैं छत्तीसगढ़ दौरे में आए थे, आपको भी मालूम होगा, बकायदे एक डेडलाइन तैयार करके गए और बोले कि इस तारीख को जो है नक्सल मुक्त 2026 में नक्सलवाद खत्म कर, नक्सलवाद मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो भाई साहब ये डेडलाइन हमारी सरकार क्यों नहीं दे रही है? पत्रकारों अपने प्रदेश के पत्रकारों के लिए क्यों नहीं दे रही है? पत्रकारों की सुरक्षा पे क्यों बात नहीं करना चाहती है? आखिरकार इसका जवाब कौन देगा? डेडलाइन कौन तैयार करेगा? भाई साहब इस बात तो कोई बताए मेरे को कि आखिरकार पत्रकार सुरक्षित कब होंगे प्रदेश में? आखिरकार पत्रकार अपने कर्मों को लेकर के कब तक संशय का विषय बनाए रखेंगे? आखिरकार पत्रकारों के को ही क्यों हत्या? अभी ये तो मान लिया जाए कि कड़ियां जुड़ गई और सोशल मीडिया का जमाना है, सारे तथ्य को मिलाया और हमारे पत्रकार मेहनत किए। भाई साहब पुलिस कुछ मेहनत नहीं की है ढूंढने के लिए हमारे भाई को कि जिंदा है कि मर गया। हमारे पत्रकार भाई ढूंढ के निकाले, भले ही उसमें कुछ जो है शासन का भी मदद लिए होंगे, लेकिन ने ले ली पर पूरा क्रेडिट पत्रकारों की चर्चा पहली बार आपकी जबान से अपनी कान में सुन रहा हूँ कि पत्रकारों ने मेहनत किए। नहीं तो यहाँ तो पुलिस कह रही है हमने मेहनत किए हैं, आईजी कह रहे हैं हम मेहनत किए, एसआईटी टीम ने मेहनत की है। आखिर मेहनत किया तो कैसे किया? एक डंडा नहीं मारा ये कैसी मेहनत है? एक लाठी नहीं मारा ये कैसी मेहनत है? मुझे तो ये मेहनत ही नहीं। मारना मैं नहीं बोलूंगा, रिमांड भी नहीं मांगा गया है। कानून के किताब में कहीं पे भी डंडा मारने का उल्लेख नहीं है। तो फिर किसी और छोटे अपराधियों को क्यों मारा जाता है? इतना मारा जाता है कि उनका बदन टूट जाता है, इतना मारा जाता है कि चल नहीं पाते हैं। हाइपर क्लब की घटना हमारे सामने इस मामले को भी हम उठाए हैं कि मारना अनुचित है, क्योंकि थाने में इतना ज्यादा मार दिया जाता है, कई कस्टोडियल डेथ हुए हैं और जिसको दिखाने का काम भी हमें नहीं किया था। छत्तीसगढ़ में पहली बार जो है पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला यदि सदन में उठा था तो भारत सम्मान ने सबसे पहले उठाया था। हमने उठाया था सबने मिलकर के, सरगुजा से एक सुगबुगाहट उठी थी, तब जाकर के क्या 18 साल का उस समय छत्तीसगढ़ था, 18 साल में कभी क्या पुलिस अभिरक्षा में मौत नहीं हुई थी? सरकार को बने हुए महज 1 साल ही हुए थे, 8 कस्टोडियल डेथ। यही भाजपा ने बताया था। क्या इनके मुंह में जो है आज दही लग गया है? क्या यह इस कस्टोडियल डेथ के मामले में कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? आखिरकार क्यों ऐसी मौतें हो रही हैं भाई साहब? इस बात का जो है जवाब दे सरकार कि आखिरकार जो है कस्टोडियल डेथ हो क्यों रहे हैं? आखिरकार इतना दहशत में आम जन, पत्रकार और तो और सभी जो वरिष्ठ नागरिक है क्यों दहशत में जीने को मजबूर है? इस बात का जवाब दे सरकार। एक सवाल तब मेरा बन जाता है कि अगर सरकार जवाब नहीं देगी और अगर सरकार पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं लाएगी तो पत्रकारों का अगला कदम क्या होगा? देखिए क्या है, सरकारें बहुत चालाक होती हैं और सरकारों की जो दशा और दिशा होती है, दरअसल उस पर हमको गौर करना पड़ेगा कि हमें जो है अब जो है सरकार जैसा सोचती है, जैसा चलती है, जैसा करना चाहती है, उसी रास्ते में चलते हुए, उन्हीं के अनुरूप चलते हुए दरअसल उनसे मांग करनी पड़ेगी। और तो और हमें इस बात को भी नहीं भूलना पड़ेगा कि जैसे अभी एक प्रेस क्लब के द्वारा जो है एक शिक्षा का निर्धारित किया गया कि इसके लिए शिक्षा जरूरी है हमारे क्लब में जुड़ने के लिए। हालांकि उसका जो है नियम में कोई प्रावधान नहीं है, भारत सरकार के द्वारा जो है किसी प्रकार का डेडलाइन नहीं जारी किया गया है, बावजूद जो है शिक्षा के लिए एक विशेष तौर पे क्यों जारी किया गया है? वह सिर्फ इसलिए जारी किया गया है
कि उनको जो है शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। और शिक्षा से मुख्य धारा से जोड़ने का तात्पर्य यह है कि आखिरकार जो शिक्षित होंगे पत्रकार, तो वो जो मुख्य जो बातें हैं उससे जो है डायरेक्ट रूप से जुड़ सकेंगे। लेकिन इसका कतई ये आशय नहीं है कि आखिरकार जो है वह समाजसेवी, वह पत्रकार जो कम पढ़ा लिखा है पर सामाजिक मुद्दों पे खुलकर चर्चा करता है, खुलकर रिपोर्टिंग करता है, खुलकर बातें रखता है, यह कदापि यह संशय का विषय नहीं होना चाहिए। दरअसल यह भी होना चाहिए कि उनको भी जगह मिलनी चाहिए। संगठित होने का सबसे बड़ा और सबसे प्रत्यक्ष उदाहरण आपके बीच का एक अधिवक्ता होता है, उसका संघ होता है। भाई साहब, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में आप घूम जाइए। पर मैं ये पूछता हूँ, बार काउंसिल के पूरा बात को हो जाने दीजिए दुलारे जी, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है। बार काउंसिल के अलावा किसी और संघ को आपने देखा है क्या कि अधिवक्ता किसी और संघ से जुड़ा हो? चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए। आज हमें टुकड़ों में बांटने का ये जो षड्यंत्र किया गया है उसी का हम नतीजा है, और उसी के वजह से जो आज हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं, आज हमारे ऊपर जो है जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसी का नतीजा है भाई साहब। यदि हम आज संगठित नहीं हुए तो कभी नहीं हो पाएंगे। आज मुकेश हमारे बीच नहीं है, प्यारा हमारा भाई था छोटा, वो जिस तरह से रिपोर्टिंग करता था दूरांचल क्षेत्रों में, आज पूरा देश उसको मानता है। आज उसको पूरा देश के अलावा पूरे विश्व जान गया है कि आखिरकार मुकेश ने किस तरह की रिपोर्टिंग की, किस तरह से छोटे छोटे मुद्दे को उठा करके जो है सरकार को, जनता को, अधिकारियों को, सबको अवेयर किया, सबको जानकारी में रखा। तो इस तरह जो है यदि हम आज भी एक नहीं हुए, ये तो मैं अपने करियर में पहली बार देखा, क्या छोटे, क्या मझोले, क्या बड़े, सभी ने इस मुद्दे को उठाया, इस मुद्दे को उठाया भाई साहब। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। वाकई ये जो है तारीफ काबिल है, लेकिन अभी हम गमी के माहौल में हैं, हम उनको धन्यवाद ज्ञापित भी नहीं कर सकते। मेरे लगभग दो दशक के करियर में पहली बार देखा हूं कि एक मुद्दे को जो पूरा भारत, वो भी पत्रकार के मुद्दे को भारत पूरा आज उठा रहा है और बता रहा है कि हमारा एक भाई हमारे बीच से चला गया, और तो उसकी कैसे जघन्य हत्या हुई है उसके बारे में कई न्यूज चैनलों में, टीवियों में, कई जगहों में उल्लेख किया जा रहा है। मैं तो उसका उल्लेख भी नहीं कर पा रहा हूं भाई साहब। इतनी पीड़ा है अंदर में, इतनी पीड़ा है कि आखिरकार एक दो लोग मिलकर के इतनी जघन्य हत्या कैसे सकते हैं? आखिरकार इसका षड्यंत्रकारी बच के क्षेत्र कैसे लंघ सकता है? आखिरकार यह कैसी घटना है जिसको पूरे समाज को सोचना चाहिए। और रही बात आप समाज की कर रहे थे भाई साहब, मैं एक सवाल जोड़ देता हूँ। एक जी बोलिएगा, बोलिए। अब अगर जैसे इस तरीके की प्रावधान जो है वो आएगी कि जिनके पास डिग्री है या जो पढ़े लिखे हैं वही हैं, तो जिनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, जिन्होंने ग्राउंड में 10 साल 12 साल मेहनत की है, उनके पत्रकारिता पे एक सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, ये लॉ है, एक नियम है, जो कानून है उसको बदला नहीं जा सकता। इनके द्वारा एक अवेयरनेस प्लान किया गया है कि भाई लोगों में अवेयरनेस रहेंगे कि नहीं, जो वो बिल्कुल रहेंगे, जो 12 साल से बिल्कुल रहेंगे। किसी एक संस्था, भाई साहब माफ कीजिएगा, किसी एक संस्था के द्वारा यदि ये नियम निकाल दिया गया है कि पढ़े लिखे ही पत्रकार हमसे जुड़ सकते हैं, तो बेशक वो निकाल सकता है, ये उनका कानून है। पूरे भारत में ऐसा कोई कानून नहीं बना है जिसपे कोई शिक्षा पे पाबंदी हो, समाज सेवा करने के लिए शिक्षा पे पाबंदी हो, पत्रकारिता करने के लिए। हम उसकी बात करते हैं, कानून की बात करते हैं। कानून में जब इसको नहीं दर्शाया गया है तो कोई उसे बदल नहीं सकता। आज यदि आप जो है, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है आरएनआई का, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है जो पूरे देश का। आरएनआई सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, एकदम बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। जो रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर कहलाता है, आज सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है न्यूज़ चैनल का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भाई साहब।
वहाँ जब भी कोई निवेदन करता है, कोई आवेदन करता है, जब वहाँ पे शिक्षा को नहीं मांगा जाता। क्यों? क्योंकि पत्रकारिता जो है वो सेवा है, तो सेवा कोई भी कर सकता है। जब केंद्र के, राज्य के किसी भी कानून में शिक्षा को दर्जा नहीं दिया गया है तो उस पर कोई अमल नहीं कर सकता। वो सारे संगठनों के अपने अलग अलग नियम होते हैं, कानून होते हैं, वो अपने हिसाब से, अपने अनुसार जो है उसको चला सकते हैं। वो भी चला कब तक सकते हैं? जब तक लोग वहाँ के उस परिवार के सदस्य चाहते हैं। फिलहाल मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि अभी हमारा मुहिम जो है अर्थ बिना सब व्यर्थ, इस मुहिम को लेकर के हम चले हैं और उस मुहिम से लोग जुड़ रहे हैं, काफ़ी संख्या में जुड़ चुके हैं। और हम तो अपील करेंगे कि ऐसी स्थिति निर्मित होने से पहले कुछ संगतियों को दूर करें और सबसे पहले छत्तीसगढ़ के मुखिया के लिए जो है एक संदेश है कि आपने जो विभाग रखा है अन्य प्रदेशों में, क्षमा चाहता हूं, मैं देश निकल गया मुख से, अन्य प्रदेशों में जब वो विभाग किसी विशेष मंत्रालय के लिए दिया जाता है, किसी विशेष व्यक्तियों के लिए दिया जाता है, तो छत्तीसगढ़ में ही क्यों परंपरा ऐसा बनाया जा रहा है भाई कि जो विभाग बड़ा है, जो विभाग जो है संभालने के लिए किसी एक विशेष पर्टिकुलर मंत्री चाहिए उसको चलाने के लिए, उसे इस विभाग को क्यों नहीं सौंपा जाता है? उसे इस विभाग को आसानी से जो भी आए इस विभाग के अंतर्गत, चाहे छोटा हो, मझौला हो, चाहे बड़ा हो, वो आसानी से मिलने के लिए क्यों नहीं योग्य बन जाता है? अपनी आसानी से, सुगमता से, सरलता से बात रखने का ये माध्यम क्यों नहीं बन जाता है? आखिरकार कौन सी आप जो है बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? आखिरकार कौन सी ऐसी बात को जो है छिपाना चाहते हैं? यह बात जो है सवाल आखिरी सवाल की तरफ आऊँगा, एकदम आखिरी सवाल है जी। क्या मुकेश चंद्राकर के हत्या से पत्रकारों में और सरकारों में कोई बड़ा बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा, और आप हम मिल करके ला रहे हैं। और मैं तो सभी छत्तीसगढ़ के सभी मीडिया कर्मियों से, भारत के पूरे सभी, जितेंद्र भी आपको बता दूं, मैं तो जिस दिन से ये खबर सुना हूं उस दिन से अपना डिबेट रोक दिया हूं जी। सरकार से क्या सवाल पूछेंगे? सरकार बोलेगी भी कांग्रेस चोर है, कांग्रेस बोलेगी बीजेपी चोर है, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे कौन चोर है कौन चोर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि हर वो पत्रकार की आवाज़, अब मुकेश चंद्राकर की बात जब उठ गई है, जब हमारे शहीद भाई की बात जब उठ गई है, तो हमारे माध्यम से या किसी और के माध्यम से, माध्यम कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, रेडियो हो सकता है, पेपर हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकते हैं, पर प्रदेश को जानने का हक है कि पीड़ित पत्रकार कितने हैं, परेशान पत्रकार कितने हैं, फर्जी एफआईआर जिनमें हुई है वो कितने हैं, ये जानने का हक बनता है। और मैं बता दूं, मैंने बीच में बोला था पर फिर बता दूं कि 12 महीने जेल काट कर आए फर्जी एफआईआर में, अब जेल से बाहर है और अपनी काबिलियत साबित तभी भी की थी और अभी भी की है। ऐसे न जाने कितने पत्रकार होंगे छत्तीसगढ़ में, हम लगातार दिखाएंगे। पर मैं साफ तौर पे पूछ रहा था कि क्या इन सब चीज़ों से, इन विषयों से सरकारों में और बाकी लोगों में बदलाव आएगा? देखिए, बदलाव तो डेफिनेटली आएगा, क्या, क्योंकि देखिए एक जैसा जो है समय किसी का ना रहा है ना रहेगा। जैसे कि आप ही जो है पिछली सरकार के बारे में आप सुने और देखे होंगे, तमाम एजेंसियां जो है बता रही थी कि पुनः रिपीट कर रहे हैं, एकदम ठीक बोल। लेकिन जनता ने उखाड़ फेंकने का निश्चित कर लिया था और उखाड़ फेंका एक ही ट्रम में। 5 साल जो है उनकी सरकार कैसे चली है, वो सरकार के सरकारी बड़ा नारा था भूपेश बघेल का, आखिरी पीसी में था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब की बार 75 पार का नारा भूपेश बघेल ने, 90 सीट में से 75 की हामी भर दी थी। खैर 70 सीटें के लगभग उनकी थी भी, तो 5 सीटें वो लाजमी है चढ़ा करके बढ़ा करके बोल रहे थे। पर वो आखिरी पीसी मुझे आज भी याद है कि भूपेश बघेल ने बड़ा दम भरा था उस चीज़ को लेकर के। तो देखिए, एकदम साफ सुथरा आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो है सरकारें जो बोलती हैं वो करती नहीं हैं, जो करती हैं वो दिखाती नहीं हैं। आखिरकार हमारे ही एक पत्रकार ने दिखाया तो कि सड़क कैसी है, उस पर क्यों नहीं आप यकीन करते हो भाई? उस पर क्यों नहीं आप समझ पाते हो? आखिरकार ये बड़ा सवाल नहीं है। पिछली सरकार ने 50
करोड़ों का जो लागत से सड़क बनाने के लिए बोला था, वर्तमान सरकार ने उसको ठीक दोगुना तो छोड़ दीजिए भाई साहब, 120 करोड़ के लागत का कर लगभग। तो सवाल किससे पूछना चाहिए? सवाल पूछ दिया गया, हमारे पत्रकार साथी ने जो है यथावत सच्चाई दिखा दी, तो क्या जान से मार दोगे? ये सवाल जो है पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे जितने भी समाज के लोग हैं, क्योंकि सारे समाज के लोगों का खबर हम ही दिखाते हैं, और उन समाज के लोगों को एकत्र होकर के एकजुटता दिखा करके सरकार से पूछनी चाहिए। बहुत बड़ी बात है। किसी भी समाज का किसी भी धर्म का व्यक्ति के साथ में यदि अन्याय होता है तो उसे डायरेक्ट रूप से या प्रत्यक्ष रूप से सरकार के पास पहुंचाने वाला एकमात्र माध्यम है, वो है मीडिया। आज मीडिया का एक भाई जो है, मीडिया परिवार के ऊपर जब हमला हो गया है, तो उसी समाज के ठेकेदारों को सरकार के पास जा करके सवाल पूछना चाहिए, बेशक पूछना चाहिए। पिछले डिबेट में आपने जैसे ही समाज का नाम लिया था तो हमने इस बात को रखा था, आज बदलाव देखने को मिला। कई सामाजिक संगठन जो है आ रहे हैं और जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं और अपना सहमति दर्शित करा रहे हैं, उसको भी हम झुठला नहीं सकते। तो ये बहुत बड़ा बदलाव का कारण बना है, और आज जो है सरकार को यह चिंतन करने पे मजबूर कर दिया है कि आपकी सुरक्षा के लिए तो YZ और Z++ है, हमारी सुरक्षा का क्या? बहुत बड़ा सवाल, हमारी सुरक्षा का क्या? इस पर आपको विचार करना पड़ेगा, और विचार करके निर्णायक समय पे पहुंचना पड़ेगा, और यह भी बताना पड़ेगा कि आखिरकार डेडलाइन कब तक आप जो है देंगे। तो देख सकते कि किस तरीके से जितेंद्र जायसवाल जी हमसे चर्चा कर रहे थे कि पत्रकारों को एक पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के एक डेडलाइन डिसाइड होनी चाहिए। और ये बात सही भी है कि 10 कॉन्ट्रैक्टर अगर जाते हैं, अपना नामांकन भरते हैं और कहते हैं कि टेंडर हमें मिलना चाहिए, जब 9 लोगों को नहीं मिलते तो ये खबर भी हम ही चलाते हैं कि इनको टेंडर मिला है, इनको टेंडर नहीं मिला है। अच्छी खबर भी हम चलाते हैं, जो अच्छी नहीं रहती है वो भी हम चलाते हैं, भ्रष्टाचार की भी खबर हम चलाते, कोई ईमानदार है तो उसकी खबर भी हम चलाते। जब ईमानदारी की खबर हम चलाते तो हमें कोई बड़ा अवार्ड नहीं दिया जाता, तो जब हम भ्रष्टाचार की खबर चलाते हैं तो अवार्ड के तौर पर हमें मौत, फर्जी FIR ये क्यों मिलता है? क्या हमारी कोई गुनाह है? क्या हमने कोई गुनाह किया है? क्या पत्रकारों ने कोई गुनाह किया है? क्या पत्रकारों ने इतना बड़ा कर दिया गुनाह कि मौत की सजा सुना दो? भ्रष्टाचार करने वाले आप थे, भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्टाचारी थे, भ्रष्टाचार करने वाले इतने खूंखार थे कि उन्होंने इतनी बेरहमी से मारा कि उनके दिल में रहम भी नहीं आया। सोचकर ऐसा लगता है कि वो इंसान थे भी या इंसान नहीं भी थे। वो इंसान थे तो अच्छे इंसान थे, वो इंसान थे तो बुरे इंसान थे, वो कैसे इंसान थे? खैर ये सवाल तो पुलिस को पूछना चाहिए, क्या तुम इंसान हो जो तुम्हें मारते समय थोड़ी सी रहम भी नहीं आई? वो ऐसे भी मारते तो मर जाता, पर इतनी बेरहमी से मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि दिल पसीज जाता है, दिल में गम है, आंखें नम है, इतनी नम है कि बयां नहीं की जा सकती है। मैं तो कहता हूं कि सारे पत्रकारों को एक सुर में आकर के, एक आवाज़ में आकर के माइक डाउन कर देना चाहिए, 4 दिन चैनल बंद कर देना चाहिए जब तक पत्रकार सुरक्षा कानून नहीं आता है। खैर मैं भी बंद कर दूंगा 4 दिन, जब सब बंद करेंगे तो मैं भी बंद कर दूंगा, पर मेरे बंद करने से अगर मैं अकेला बंद करता हूँ तो असर नहीं होगा। तो हम सब मिल करके अगर इस मुहिम को चलाएं कि हम किसी भी नेता, किसी भी मंत्री की बाइट तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारी सुरक्षा निर्धारित नहीं हो जाती, जब तक हमारी रक्षा निर्धारित नहीं हो जाती, जब तक मुकेश चंद्राकर जी के साथ न्याय नहीं हो जाता, तब तक हम खबरें नहीं चलाएंगे। तो मुझे लगता है कि 120 की स्पीड से, 120 की स्पीड से बदलाव, एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बड़ा बदलाव ये बहुत अपने आप में बड़ा होगा। खैर हम पत्रकारों से अपील है, सारे पत्रकारों से अपील है कि जिस तरीके से जितेंद्र जायसवाल जी
शिकार हुए चीज़ों को लेकर के, जिस तरीके से और भी लोग शिकार हुए चीज़ों को लेकर के, अब शिकार नहीं होंगे। हम जागरूक होंगे, जागरूक होने के साथ साथ चीज़ें होगी, चीज़ें होने के साथ साथ एक होंगे और एक सुर में कहेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून कब लागू होगी, कब हमें रक्षा मिलेगी, कब हमें सुरक्षा मिलेगी और ये कब मिलेगी। खैर, मैं लड़ाई लड़ूंगा, मैं तब तक डिबेट नहीं करूंगा, तब तक सरकार के मुद्दे नहीं उठाऊंगा जब तक मुझे ये नहीं लगता कि सरकार ने न्याय किया है, सरकार ने पक्ष में किया। मैं हर दिन पत्रकारों से ही बात करूंगा, मैं हर दिन पत्रकारों से चर्चा करूंगा। खैर कुछ भी हो जाए, मैं एक पत्रकार की आवाज़ अब तक लेकर के आऊँगा। वो चाहे दूरांचल में छिपा हो, वो दुनिया के किसी भी कोने में पत्रकार छिपा हो, उस पत्रकार को मैं न्यूज़ 21 पर दिखाऊँगा, उसकी आप बीती दिखाऊँगा। मैं बताऊँगा कि उसके साथ क्या घटना हुई है। देश को, समाज को, पूरे प्रदेश को एक हो जाना चाहिए। ये पत्रकारों की लड़ाई नहीं, ये समाज की लड़ाई है। उन समाज के, आप कुछ अच्छा करते हैं तो हम अच्छा लिखते हैं, तो आप बुरा करते हैं तो हम बुरा लिखते हैं। हम नहीं लिखते, हमें लिखने पर आपने बताया कि मैंने बुरा किया मेरे बारे में लिखो, मैंने अच्छा किया मेरे बारे में लिखो। हम तो सिर्फ लिखते हैं, पत्रकार सिर्फ लिखता है। इलेक्ट्रॉनिक्स का पत्रकार सिर्फ बोलता है, पोर्टल का पत्रकार सिर्फ लिखता है, न्यूज़पेपर का पत्रकार सिर्फ लिखता है, प्रिंट मीडिया का पत्रकार सिर्फ लिखता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स का पत्रकार सिर्फ बोलता है। वो किसके आधार पे बोलता है? आपके अच्छे काम के आधार पे या फिर बुरे काम के आधार पे मिलता है। तो हमारी सज़ा मौत नहीं हो सकती, हमारी सज़ा FIR नहीं हो सकती। अगर हमें कोई बड़ा अवार्ड नहीं दिया जा सकता है तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमें मौत देने का, आपको कोई अधिकार नहीं है हमें फर्जी FIR देने का। खैर, भ्रष्टाचार आप करते हैं और भ्रष्टाचार में आप लिप्त हैं, हम लिप्त नहीं है। खैर, छोटी से छोटी खबर दिखाऊंगा, पत्रकारों की कहानी के साथ रहूँगा मैं हर दिन, हर शाम रहूँगा, एक एक कहानी खोज करके लाऊंगा और तब तक लाऊंगा जब तक पत्रकारों के साथ न्याय नहीं हो जाता। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूलिए न्यूज़ 21।